गुड मॉर्निंग क्लास। तो ये आर एस शर्मा की सीरीज़ चल रही है, चैप्टर नंबर 5 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। तो आप डालिए चैप्टर नंबर 5 और आपको हेडिंग डालनी है। कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि जो यहाँ पे पॉइंट हाईलाइटेड होंगे आपको वो पॉइंट नोट डाउन करने हैं और बाकी का समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से आपको नोट डाउन करना है तब आप नोट डाउन करिएगा। कि आप सभी जानते हो पर्यावरण के बारे में, आप 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो बस इस चैप्टर में भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं और कुछ एडवांस चीज़ें हैं। तो अब हम समझते हैं इसमें क्या है। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि तेजी से होने के कारण क्या हो रहा है कि जो प्राकृतिक स्रोत है उनका उपयोग या उनका दोहन भी बहुत तेजी से हो रहा है। जैसे कि अब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो हम अवश्य रूप से प्राकृतिक चीज़ों का दोहन बहुत तेज़ी से करेंगे। पानी का स्रोत, मिट्टी, धातु, इनको बहुत ही अधिक मात्रा में ज़मीन से निकालेंगे और इनका दोहन करेंगे। लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि आने वाली पीढ़ियों को यह बचेगा या नहीं बचेगा। तो कुछ इन्हीं समस्याओं के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अब जानते हैं हम, एक आपको हेडिंग डालनी है पारिस्थितिकी हेडिंग डालने के बाद में आपको लिखना है, आपको एक हेडिंग डालनी है पारिस्थितिकी और इसमें जानते हैं इसके बारे में। तो ये शब्द सबसे पहले 1869 में सामने आया था, जो 1800 से 1960 और 70 तक का टाइम था। तो यहाँ तक जो पारिस्थितिकी है इसको जीव विज्ञान की एक शाखा मानते थे, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, ये जीव विज्ञान से थोड़ा अलग है और जीव विज्ञान के साथ थोड़ी इसका मतलब थोड़ी निकटता है। जैसे कि जीव विज्ञान में क्या आता है, जीवों के बारे में आता है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो जीव और पर्यावरण मतलब उनका एक प्रकार से जीवों की बात हो रही है और दूसरी जगह पर उनके निवास स्थल की बात हो रही है, उनके रहन सहन की बात हो रही है, उनकी भौतिक सुख सुविधाओं की बात हो रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ एक विषय माना जाता था। तो हमारे देश में भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इसके लिए काम कर रही हैं और वैश्विक स्तर पर भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। अब हम बात करते हैं पर्यावरण और मानव विकास की। तो पर्यावरण का मतलब है प्रकृति और मानव दोनों द्वारा निर्मित परिवेश, जो ऐसा परिवेश जो प्रकृति और मानव इन दोनों ने बनाया हुआ है। प्राकृतिक तत्वों में मिट्टी, वायु और पानी शामिल होते हैं। ये तीनों तत्व पशु, मनुष्य, पेड़ पौधों के जीवन का आधार होते हैं। पर्यावरण की परिकल्पना में ग्रामीण, शहरी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, राजनैतिक स्थितियां शामिल हैं। अब जैसे कि क्या होता है, जैसे नॉर्मल से एक नदी है, तो नदी क्या हो गई, प्राकृतिक स्रोत हो गई और उस पर किसी मानव ने पुल बना दिया, तो वो क्या हो गया, मानव निर्मित हो गया। तो नदी को यहाँ पे पार करने का एक आसान सा तरीका क्या हो गया, पुल बना के। तो यही पर्यावरण और मानव द्वारा कृत्रिम चीज़ों का साथ में मिश्रण है। आप कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए। फिर हम आ जाते हैं यहाँ से 41 पेज पे और समझते हैं क्या है। तो इसके फर्स्ट पैरा में आर एस शर्मा लिखते हैं कि मनुष्य के द्वारा निर्मित इन संरचनाओं और प्रयत्नों से पर्यावरण पर सीधा असर पड़ता है, लेकिन पर्यावरणीय नियतिवाद के बारे में ऐसा सोचना गलत होगा कि प्राकृतिक परिवेश को इन मानवीय प्रयासों ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। हम देखते हैं कि एक तरफ वनों की सफाई कर अनाज के उत्पादन की दिशा में अग्रसर होने से बड़ी बस्तियों का निर्माण हुआ, दूसरी तरफ जलवायु के परिवर्तन और नदियों के मार्ग बदलने से कुछ इंसानी रहवास खत्म हुए और आबादी का पलायन हुआ। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपका क्या सोचना है इस विषय पर कि एक प्रकार तो हम जहाँ पे जलवायु परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर ऐसे कुछ साधनों को या ऐसे कुछ संसाधनों को हम विकसित कर रहे हैं जहाँ पे प्राकृतिक चीज़ों का दोहन बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इनको बैलेंस करना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एक बेसिक सी बात मैं आपको बताऊं
तो एक साइड क्या हो रहा है कि हम जंगलों को काट कर वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तैयार कर रहे हैं, और फिर बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास शुद्ध हवा ही नहीं है। अब आप बताइए कि कुछ समय बाद एक ऐसा समय ज़रूर आएगा, यह जो शहरीकरण है यह गांव में पूर्णतः पहुंच जाएगा। इससे क्या होगा कि जो गांव की जो जीवन शैली है उसमें बहुत तेज़ी से बदलाव आएंगे, और यह जो विकास है यह जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसमें कुछ इसी प्रकार से बातें की हुई हैं, और अगर आप नोट करना चाहते हो तो इस पेज में ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि भारत में सबसे पुरानी बस्तियां आमतौर पर पहाड़ी, पठार या जंगली इलाके, झीलों या नदियों के पास स्थापित होती थीं, जहां लोग जीवित रहने के लिए पत्थरों और हड्डियों के औजार बनाते थे। इन औजारों का उपयोग पक्षियों और जानवरों के शिकार के लिए किया जाता था। साथ ही इनका प्रयोग खेती के लिए, मिट्टी को तैयार करने और घरों को बनाने के लिए, जमीन समतल करने में भी किया जाता था। तो आप यहाँ से इतना पॉइंट आप नोट डाउन इसमें कर सकते हैं, और बाकी इसमें समझने के लिए ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसमें नोट डाउन करें। बात करते हैं पर्यावरण और वस्तियों की। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि भारत देश में बहुत अलग अलग मिट्टियाँ पाई जाती हैं। सभी जगह का अपना अलग जलवायु है। जैसे तमिलनाडु की बात करें और कश्मीर की, तो बहुत ही अलग जलवायु इन दोनों जगह पे पाई जाती है। तो क्या होता है कि जब अलग अलग जलवायु है तो वहाँ की जो मिट्टी है वो भी अलग अलग होगी, जो रहन सहन है वो भी अलग अलग होगा। तो जब मिट्टी अलग अलग होगी तो कई प्रकार की मिट्टियाँ ऐसी होंगी जो आसानी से खोदी जा सकेंगी, और कई मिट्टियाँ ऐसी होंगी जिसको खोदने में टाइम लगेगा। कई मिट्टी ऐसी होंगी जो उर्वरता जिनमें बहुत होगी, और कई मिट्टी ऐसी होगी जिसमें उर्वरता की कमी होगी। तो इन पे काम करने के लिए और जो औजार है वो भी अलग अलग होंगे। अगर हम बात करते हैं प्राचीन काल की, तो उस समय पे क्या होता था कि अलग अलग स्थानों के लिए जो औजार है वहाँ की जलवायु के अनुसार उन औजारों का निर्माण होता था। अब इसमें यही लिखा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में लोहे की खदानों की खोज की गई, और इसे निकालने के लिए तकनीकी और लौह उपकरणों के निर्माण कौशल को विकसित किया गया। अब ऐसा नहीं था कि उनको सिर्फ मिट्टी ही खोदनी थी, कई जगह ऐसे कुछ खनिज हो गए, कई जगह पे हो सकता है पानी के लिए तालाब खोदना हो, या फिर खनिजों में भी कई प्रकार होते थे। कुछ खनिज ऐसे होते थे जो आसानी से निकल जाते थे। तो इनके जो औजार हैं, तो उन औजारों में कई प्रकार की भिन्नताएं होती थी। इसमें आपको लिखना है कि देश में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की जलवायु होने से मृदा और खनिज संसाधनों पर भिन्नताएं पाई जाती थीं, जिसको प्राप्त करने के लिए उपयोग में किए जाने वाले औजारों में अनेक प्रकार की भिन्नताएं थीं। तो इसमें यही लिखा है कि मध्य गंगा के समतल मैदानी इलाकों में प्रभावी रूप से कठोर जलोढ़ मिट्टी और बिंदी की लाल मिट्टी, दक्कन व पश्चिम भारत की काली मिट्टी कपास की जुताई के लिए हल की आवश्यकता थी। यह पारिस्थितिकीय परिवर्तन केवल आधुनिक समय में देखने को मिलता है। हर हाल में मानव ने पेड़ पौधों और पशुओं की बदौलत ही प्रगति की है। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये पूरा पर्यावरण के बारे में ही है, और रहन सहन के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में। तो आपके जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन आपदा प्रबंधन के जो नोट हैं, उन नोट्स में आप चाहो तो इनके कुछ लाइन है वो ऐड कर सकते हो। और इसको अलग से नोट बनाने की या हिस्ट्री में इसको ऐड करने की मुझे नहीं लगता कि उतनी ज़्यादा इसकी आवश्यकता होगी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्राचीन समय की जलवायु के ऊपर आ जाता है, तब ज़रूर आप इसके पॉइंट्स वहाँ पे लिख सकते हैं। ईसा पूर्व 500 से पहले और बाद की अवधि में कई बस्तियाँ बसाई गईं। कई कस्बों को दोआब और गंगा के मैदानों में बसाया गया। ये इसलिए बसाया गया क्योंकि यहाँ पे इनको आसानी से जल प्राप्त हो जाता था, जो कृषि में उपयोग होता था, और इनके रहने के लिए जो नदी होती थी वह एक अच्छी जगह मानी जाती थी, जो नदी के जो किनारा है, क्योंकि वहाँ पे पानी है और जल ही जीवन है। तो बात करते हैं आगे। वर्तमान समय में जो भूमिका सड़कों और रेलवे जैसे परिवहन की है, वह भूमिका उन दिनों नदियों के ने
मार्गों के रूप में निभाई। जब बाढ़ आती तो वनों के किनारों को बहाकर ले जाती और जंगलों का बढ़ना और फैलना रुक जाता। हालांकि इससे खेती करने वाले लोगों को जो कृषि योग्य जमीनें थीं वे सिंचित हो जाती। ईसा पूर्व 2500 के आसपास नदियों के प्रभाव के बदलाव से इंसानी बस्तियां प्रभावित हुईं। सरस्वती नदी गंगा हकारा की सीमावर्ती, यमुना और सतलुज से जुड़ी हुई थी और ये तीनों ने हड़प्पा संस्कृति के विकास में योगदान दिया। जैसे हम पढ़ते हैं नॉर्मली तो पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करते हैं इतिहास में पढ़ना। वहीं अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो आप जब भी नदियाँ पढ़ेंगे तो आपको सिंधु नदी तंत्र कई किताबों में सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो सिंधु नदी तंत्र पहले पढ़ेंगे, फिर गंगा और बाद में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो कुछ इस प्रकार से जो इतिहास है उसका जो क्रम है वह भी कुछ इसी प्रकार से रहा कि जो शुरुआती जो बस्तियाँ पाई गई वह हड़प्पा सिंधु नदी के आसपास पाई गई। फिर जब अपन मौर्य काल या मगध की बात करते हैं तो वो गंगा नदी के आसपास पाया गया। और फिर जब बाद में गुप्ता की होती है तो यह जो उनका विकास है, या मिडाइवल की बात करते हैं तो मुगल काल की, तो यह विकास जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बढ़ता चला गया। जबकि ईसा पूर्व 1700 में सतलुज और संभवतः यमुना पूर्व की तरफ चली गई, जिससे कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीय समाज के उपरांत बड़ी सभ्यता को प्रभावित किया। पाटलिपुत्र है वह कुछ इस प्रकार से उसका विकास हुआ और राज्य के विकास में जो योगदान है वह विशेष रूप से नदियों का रहा। यहाँ पे जैसा कि आपने इसमें पढ़ा, मतलब तीनों ओर से नदियों ने पाटलिपुत्र को घेर रखा था, जिससे वहाँ पे कृषि अच्छी होती थी, परिवहन अच्छा होता था, किसी दूसरे राज्य से कुछ मंगाना होता था तो नदियों के द्वारा आसानी से वह लाया जा सकता था। तो इस संदर्भ में आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेना है कि भारत के प्रथम महान शहर पाटलिपुत्र गंगा और सोन के किनारे स्थित है। शहर के नज़दीक ही उत्तर में गंडक व घाघरा और दक्षिण में पुनपुन नदी भी गंगा में आकर मिल जाती है। तीनों तरफ नदियों की उपस्थिति ने पाटलिपुत्र को लगभग एक जल बंदरगाह बना दिया और इससे देश की पहली महान राजधानी बनने में मदद की। तो यहाँ से आपको ये इतना नोट डाउन करना है। बात करते हैं नवपाषाण युग की एक और स्थल की, तो वो है चिरांद। चिरांद में हुए नवपाषाण युग के औजारों के उत्खनन से पता चलता है कि उनमें से कई औजार 12 सिंगा की हड्डियों से बने हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि इन जंगलों में हिरण का शिकार होता था। अब ये पेज भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की। अब यहाँ से आपको नोट डाउन करना है और हेडिंग आप डालिए बारिश और मानवीय प्रयास। आपको इसमें नोट डाउन करना है, हड़प्पा संस्कृति एक शुष्क और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है। इसका श्रेय अच्छी बारिश को जाता है। वैज्ञानिक लोग ईसा पूर्व 3री शताब्दी में हड़प्पा क्षेत्र में पर्याप्त बारिश का वर्णन करते हैं। महाराष्ट्र के इमाम गांव से प्राप्त पेड़ पौधों और जीवों की अवशेष से यह पता चलता है कि ईसा पूर्व 1000 के आसपास वहां का वातावरण बेहद शुष्क हो गया और ऐसी स्थिति में वहां के लोग अपने घरों को छोड़ने और खानाबदोश जीवन व्यतीत करने को मजबूर हुए। और ये जो प्रक्रिया है कि बाढ़ से जो परेशानियां हुई वो परेशानियां आज नहीं है। कि अगर हम बात करते हैं कि बिहार की, तो बिहार में बहुत तेज़ी से जो बाढ़ है वह एक बड़े स्तर पर लोगों को प्रभावित करती है। बाढ़ जैसी चुनौतियां अभी नहीं परंतु पहले भी थी। अगर गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो कुछ उस समय पे भी ऐसी परिस्थितियां थी। जैसा कि इसमें लिखा है कि हर बारिश के मौसम में गौतम बुद्ध 4 महीनों के लिए अपनी बुद्धि जन्म की दीक्षा के मिशन को रोक देते थे और इस दौरान वे वर्षावास के नाम पर राजगृह, वैशाली और श्रावस्ती जैसे स्थानों पर चले जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने श्रावस्ती में 26 वर्षावास किए। अभी भी लोग बारिश से प्रभावित होते हैं और वर्षा ऋतु में विवाह आदि संपन्न नहीं किया जाता। यही कारण है कि वर्षा ऋतु में विवाह नहीं होते। हमें मौर्य
पूर्व समय के एक अकाल का उल्लेख मिलता है जिसमें कुछ जैनों को मगध से दक्षिण भारत तक पलायन करना पड़ा था। और इसका कारण था क्या था? इसका कारण था बारिश। पर्यावरण के प्रति प्राचीन दृष्टिकोण। और आपको नोट डाउन करना है इसमें कि भारत प्राचीन समय से ही नदियों को देवी रूप में मानते हुए चला आ रहा है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को देवी के रूप में दर्शाया गया है और उत्तर वैदिक काल में गंगा देवी माता के रूप में उभरती हैं और यही मान्यता आज भी कायम है। नीम, पीपल, वट, शमी और तुलसी सहित कई पेड़ पौधों को पवित्र माना जाता है। ऐसी ही मान्यता घास सहित जड़ी बूटियों के लिए भी है। ये सभी अपने औषधीय गुणों की वजह से मूल्यवान है और इसलिए इनका संरक्षण होता है और पूजा किया जाता है। बड़े और छोटे पेड़ों की रक्षा करने की इच्छा विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में व्यक्त की गई और ऐसा आज भी है। और आपको एक और यहाँ पे नोट डाउन करनी है एक बात कि गौतम बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पाली भाषा के ऐतिहासिक ग्रंथ सुत्ता निपात में गांव की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने गौ पालन पर जोर दिया क्योंकि उनके विचार में पौधों को विकसित करने के साथ साथ पशु भी लोगों को भोजन, जीवन शक्ति, स्वास्थ्य और खुशी प्रदान करने में सहायक होते हैं। उनका यह मानना था कि लोगों को गायों को नहीं मारना चाहिए। ईसा के शुरुआती शताब्दियों में ब्राह्मणवादी ग्रंथों ने बौद्ध शिक्षा को धार्मिक रंग दिया और मरणोपरांत गौ हत्या करने वालों के लिए गंभीर परिणाम का उल्लेख किया। बाद में हाथी की भी पूजा होने लगी। तो आपको इसमें से कुछ काट पीट के भी आप नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन ये आपको इसमें नोट डाउन जरूर करना है कि जो गौ संरक्षण है वो सर्वप्रथम गौतम बुद्ध से आता है। और हाँ, और मैं बात करती हूँ कालक्रम की, तो अब देखिए पूरे चैप्टर में इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है, लेकिन कालक्रम जो किसी भी चैप्टर का हो वह बहुत ही विशेष रहता है क्योंकि इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं ऐसे आ जाते हैं जो सीधी सीधी डेट पूछ लेते हैं। तो आपको कुछ इन चीज़ों को मतलब लगभग याद रखना है कि हाँ, लगभग 1000 ईसा पूर्व की बात हो रही है या 2500 की बात हो रही है। तो अगर कोई भी समय है तो ये किस समय का था, लगभग तो कम से कम पता होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप जो गुप्त काल था तो गुप्त काल को आप 2500 ईसा पूर्व में रख दोगे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप अगर ये कार्यक्रम याद रखते हो तो आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सहायता होगी आगे नोट्स बनाने में या फिर आंसर राइटिंग में। ये जो कार्यक्रम है ये बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो अब यहाँ से ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और अब हम आएंगे 6th चैप्टर पे। तो चलिए, यहाँ से हमारी क्लास भी ख़त्म होती है और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।